थैंक यू। सबसे पहले तो कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल का आभार कि उन्होंने सीमा कपूर जी की जो आत्मकथा है यूं गुजरी है अब तलक पर इस संवाद का आयोजन किया। हमारे कार्यक्रम के जो प्रस्तोता थे जिन्होंने शुरुआत में हम लोगों का आमंत्रित किया, उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने हिंदी में बात करने का प्रयास किया और जो ओडिया में क्रिया और कर्ता का जो भेद होता है, लिंग भेद नहीं है, लेकिन उन्होंने पर्याप्त इस बात की कोशिश की कि हम लोगों का परिचय सही ढंग से दे सकें। सीमा कपूर जी से बात करना हमेशा एक अनोखा अनुभव रहा है। अनोखा अनुभव इसलिए रहा है कि सीमा जी की अपनी जो ज़िंदगी है, उनके काम से, उनके टेलीविज़न की जो दुनिया में उनका काम है या फिल्मों के लिए जो उनका काम है और रंगमंच की दुनिया से जुड़ा जो उनका काम है, उनसे इतर जब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी यूं गुजरी है अब तलक, तो वह पिछले वर्ष यानी 2025 में प्रकाशित हुई हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक मार्मिक और सर्वाधिक प्रभावी कृतियों में से एक है। केवल आत्मकथा के रूप में ही नहीं, बल्कि उसका जो कथा का वितान है, जो उसकी भावभूमि है, जो शब्दों का प्रवाह है, जो शिल्प है, वह पाठकों को इस तरह भागता है कि अगर आप पहला पन्ना खोलेंगे तो आप आखिरी तक जाए हुए नहीं रुकेंगे। और अपने समय को दर्ज करने की और अपने जीवन के माध्यम से अपने समय को दर्ज करने की जो आपकी कोशिश है, और उसमें पूरा मध्य भारत, पूरा फिल्म जगत, रंगमंच की दुनिया, रंगमंच का इतिहास, यह सब भी सामने आ जाता है। तो सीमा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं पहला सवाल नहीं, पहले आप जब कलिंग की धरती पर पहुंची हैं तो उसके अनुभव क्या हैं, पहले मैं उसी से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि आप ने जिस विलक्षण ढंग से अपने संस्मरण को दर्ज किया है, मुझे लगता है कि आपकी दृष्टि जो है उसी तरह से हर स्थान को अपने अनोखे ढंग से देखती होगी। जी, धन्यवाद जयप्रकाश जी, और कलिंगा लिट फेस्ट को भी धन्यवाद देती हूँ मैं कि उनके कारण मुझे भुवनेश्वर में पहली बार आना हुआ। और ये धरती मंदिरों की धरती है। कृष्ण अपने अलग रूप में यहाँ विराजते हैं, तो वैसे ही ये बहुत पवित्र भूमि है और सौभाग्य मिला मुझे आप लोगों की वजह से इस भूमि को स्पर्श करने का। तो बहुत अच्छा लगा मुझे जब मैं एयरपोर्ट से होटल आ रही थी, तो मैं तो रात को एक तो फ्लाइट मिस हो गई थी, दूसरा वो भी मेरी गलती नहीं थी, जैसे आज आने में मेरी गलती नहीं है लेट आने में। तो बहरहाल बहुत बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन जिसे कहते हैं, बहुत अच्छा एहसास यहाँ पर हुआ मुझे, बहुत डिवाइन सा एहसास हुआ यहाँ आकर। और तो आपका धन्यवाद। सीमा जी, मेरा सवाल अब सीधे सीधे उस विषय पर है जिस पर हमारी आज की चर्चा है। यूं गुजरी है अब तलक, जो आपने आत्मकथा लिखी है, संस्मरण लिखा है, अपना अनुभव और अनुभूति लिखी है, उसमें आपने कुछ बहुत बेजोड़ पंक्तियां लिखी हैं जिनमें आपका कहना है कि साधारण साधारण से असाधारण की यात्रा, मतलब आपने अपनी ज़िंदगी को लिखा है कि मैं शायद साधारण नहीं, अति साधारण, और अति साधारण लोगों को भी आपने देखा, साधारण जीवन को भी देखा, और असाधारण जो लोग जीवन के केंद्र में रहे हैं उनको भी दर्ज किया है, और उनको सारी अनुभूतियों को आप ले जाके कहती हैं कि कुछ चीज़ें मैं भूलती हूँ, कुछ चीज़ें मैं याद करती हूँ, और क्या छूट रहा है, क्या लिख पा रही हूँ, मुझे उसका कोई वो नहीं है, इसलिए मैं इसको लिख रही हूँ कि यूं गुजरी है अब तक। आप मेरे जीवन को जैसे भी देखना चाहें देख सकते हैं। मैं आपकी बचपन की स्मृतियों, जहाँ से आपकी आत्मकथा शुरू होती है, मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूँगा कि
हमारे जो कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल से जुड़े लोग हैं, मध्य भारत के उस भूखंड को और वहाँ के लोगों को वो जो स्मृतियाँ हैं वो साझा करें। जहाँ से शुरू किया है मैंने मेरी मौसी के डिमाइस से, वहाँ से शुरू जी करूँ? जी। मैंने ये कोशिश की कि मेरी जो पहली याद है जीवन की, वहाँ से, क्योंकि मैं आत्मकथा लिख रही हूँ, तो जहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई, शुरू कहाँ से होती है मुझे पता नहीं। हम गर्भ में आते हैं, उससे पहले की यात्रा क्या है और उसके बाद की यात्रा क्या है वो तो नहीं मालूम है, लेकिन इस जीवन में आपकी शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से आपको याद रह जाता है। फॉर्चुनेट कहें या अनफॉर्चुनेट, सौभाग्य कहें कि दुर्भाग्य कहें, मेरी याददाश्त बहुत तेज है और तो बहुत ही छोटेपन की भी मुझे इतनी क्लियर और इतनी अच्छी तरह याद है। छोटेपन से मतलब मैं 1.5 साल 2 साल की मुझे जो यादें हैं और वो जो अनुभूति है, वो जो अनुभव है, वो जो भाव है, एक्सप्रेशन है, वो तक मुझे याद है। शायद जीवन का वो पहली जो याद है वो इतनी गहराई से मेरे मस्तिष्क में उसने छाप छोड़ दी है, वो है मृत्यु, अपने किसी प्रिय का जाना। तो विछोह तो मेरा पहला अनुभव है जीवन का, जो प्रेम का विछोह। मेरी मौसी मुझे बहुत प्रेम करती थी और मैं 2 साल की भी नहीं रही होंगी तब की ये एक मेमोरी है। और तब मैंने उनको अपनी आँखों के सामने जाते हुए देखा और वो मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। और जैसे साधु संत अपने आत्मा को रोक लेते हैं शरीर से निकलने, मुझे लगता है कि वो शायद वो ही रही होंगी कि वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। और मेरे भाई मुझे लेके आए और माँ ने जैसे ही कहा कि गुड्डो आ गई, मुझे गुड्डो बोलते हैं, तो गुड्डो आ गई और उन्होंने ऐसे करके मुझे ऐसे कोहनी के बल उठ के देखा, तू आ गई गुड्डो, ये उनके लास्ट शब्द थे। उसके बाद का जो शब्द था वो था अरे जान गई, अरे जान गई। मतलब वो जान को जाते हुए देख रही थी। ये कोई बहुत बड़े योगी ही कर सकते हैं, हम अपनी जान को, हमें तो मूर्छा आ जाती है। तो मेरी वो पहली मेमोरी है प्रेम की और मृत्यु की। तो वहां से मैंने अपनी जो पहली याद है, शायद वहां से मैंने ये शुरुआत की है। आपने अपनी आत्मकथा में अपनी माता जी के संघर्ष को और अपने पिता जी के भी संघर्ष को अलग अलग दृष्टियों से व्याख्यायित किया है, रखा है। सबसे पहले माँ का जो संघर्ष है, जिसने आपको और अनु कपूर जी, रंजीत कपूर जी जैसे भाइयों को, छोटे निखिल, गलत नहीं हो तो जी निखिल, इनको गढ़ा। मतलब एक ऐसे परिवार में जहाँ रंगमंच, शब्दों का जीवन और जो उनकी अपनी संघर्ष यात्रा रही है, माता जी की अलग दृष्टि से आपने लिखा है। पिताजी की हालांकि सब साथ चलते हैं यात्रा में, लेकिन पाठक अगर जागरूक है तो वह पकड़ पाता है कि एक स्त्री का वह संघर्ष कैसा होता है, एक पुरुष का संघर्ष कैसा होता है, वह दोनों को दर्ज करता है। जी। दरअसल क्या था, बाबूजी की हमारी नाटक कंपनी थी, पारसी थिएटर नाटक कंपनी थी और उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। 250-300 लोगों के मतलब मालिक थे वो उस थिएटर कंपनी के। तो वो कंपनी गांव-गांव और कस्बों में लगा करती थी, टाउन, छोटे स्मॉल टाउन्स में। वो बाहर रहते थे, वो ज़्यादातर कंपनी में रहते थे बाबूजी, और माँ जो थी वो हमारे साथ बच्चों को लेके किसी एक कस्बे में रहती थी। तो माँ का संघर्ष इसलिए ज़्यादा था कि 4 बच्चे
नौकरियां नौकरियां और उसके साथ बच्चों को पालना, 4 बच्चों को पालना और उनको बिगड़ने नहीं देना। क्योंकि क्या होता है, बिगड़ने के लिए, बच्चों को स्पॉइल करने के लिए, उनको गलत रास्तों पे जाने के लिए 2-3 चीजें जो हैं वो उसमें आग में घी का काम करती हैं। एक, बच्चों का बिल्कुल फ्री होना, ऐसा होना, अराजकता हो जाना कि भाई कोई देखने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। दूसरा, गरीबी, जब आपके पास खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, तो माँ बाप उस स्ट्रगल में लग जाते हैं। तो ये 2-3 चीजें जो हैं उनको माँ ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। बहुत ज़्यादा सख्त थी, अनुशासन प्रिय थी, क्योंकि उनको ये मालूम था कि अगर बच्चे बिगड़ गए तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा, ना धन रहा उन लोगों के पास, ना वो नाम रहा जो पारिवारिक उनकी जो ये कहना चाहिए कि इतने बड़ी फैमिली से आए थे, वो सब नहीं रहा है। तो कम से कम बच्चे तो सुधरे। तो वो अनुशासन रखना, उसके साथ साथ नौकरी करना, जो आज मैं देख पा रही हूँ कि उस समय माँ नौकरी भी करती थी, घर का सब संभालती भी थी। हम लोगों को 4 बच्चों को संभाला, आज एक बच्चा नहीं संभलता है 4 बच्चे संभाल रही थी। और उस पे अपनी उनकी लेखन यात्रा भी वो थी। घर में अगर अचार बनाना है, पापड़ बनाना है, तो कोई बाजार से कुछ नहीं आता, वो सारी चीजें। कैसे एक स्त्री इतने काम कर सकती है? आज जब मॉडर्न हो गए हम हर चीज के लिए, मसाला पीसने के लिए, हर चीज के लिए मशीन आ गई है, तो भी हमें समय अभाव है, हम उतना काम नहीं कर पाते हैं। तो वो तो मैं तो उन्हें वीरांगना मानती हूँ, माँ को अपनी। नहीं, मुझे लगता है कि अपनी माँ के आत्मविश्वास, उनके संघर्ष, उनके स्वाभिमान और उनका जो साहस है, वह आप सभी में जेनेटिक होके आया, आनुवंशिक रूप से। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि एक तरफ पिताजी 150-200 लोग या उससे भी अधिक बड़ी रंगकारों की एक मंडली, रंगकर्मियों की जो मंडली थी, उनके प्रमुख थे और देश भर में घूम रहे थे। दूसरी तरफ ये मैं इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आत्मकथा पढ़ चुका हूँ, तो मुझे पता है उसका उत्तर भी पता है। लेकिन फिर भी प्रश्न हमारे दर्शकों के लिए है कि इतनी बड़ी थिएटर कंपनी के मालिक, जो थिएटर को स्थापित करने के जो नाम हैं, बड़े नाम हैं, उनमें जिनका नाम शुमार होता है, उनके सामने ऐसे आर्थिक संकट आने की वजहें क्या थी और माँ को इस तरह से संघर्ष क्यों करना पड़ रहा था? जी, क्या होता है कि हर कला का अपना एक दौर होता है। हर कला कुछ सालों बाद वो दूसरी कला उस पे हावी हो जाती है और वो पीछे हो जाती है। इसी तरह हमारे जितने भी डाइंग आर्ट्स जिसे बोल रहे हैं, जो कलाएं हमारी ख़त्म होती जा रही हैं, तो उसी तरह नाटक कंपनी थी, पारसी थिएटर था, बहुत सोशली, सामाजिक रूप से बहुत अच्छे लेखकों के नाटक किए जाते थे, सब था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मनोरंजन का एक ही साधन था, या तो रेडियो था या थिएटर था, इस तरह की चीज़ें थी। धीरे धीरे जैसे जैसे फिल्में आती गईं, थिएटर ख़त्म होता गया और मनोरंजन को फिल्मों ने कर दिया। जो मैं तो कहती हूँ कि जिन फिल्मों ने हमारी उस समय रोटी छीनी, आज वो फिल्में हमें खाना दे रही, रोटी दे रही है। तो ये सर्कल है लाइफ का। तो जैसे ही थिएटर कंपनियां खत्म होने लगी, तो जितनी छोटी मोटी थिएटर कंपनियां खत्म हुई, तो उनके जितने भी कलाकार थे, उन्होंने बाबूजी की कंपनी, हमारी जो थिएटर कंपनी थी भोपाल थिएटर, उसमें शरण ली
और बाबूजी किसी को मना नहीं करते थे। उनके लिए ये था, उनके अंदर इतनी करुणा थी, इतना कंपैशन था कि वो ये कहते थे कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको सिवाय नाटक के और कुछ नहीं आता, ये लोग जाएंगे कहाँ। हमारे ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि सरकार ने कोई व्यवस्था की हो जो इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जो पारंपरिक कलाएं हैं ख़त्म हो रही हैं, उनको संरक्षण दें, उनके कलाकारों को संरक्षण दें। तो धीरे धीरे फिल्मों ने ऑडियंस ख़त्म कर दी। जब ऑडियंस ख़त्म हो जाती है तो टिकट नहीं बिकते हैं, टिकट नहीं बिकते हैं तो पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता है तो तनख्वाहें नहीं दे जा सकती हैं कलाकारों को, और उस वजह से तनख्वाहें नहीं दे पाने की, टिकट नहीं बिकवाने की वजह से माँ के जेवर, घर की सब चीज़ें बिकने लगी, सिर्फ उनको किसी तरह जो कलाकार हैं उनको रोजी रोटी मिल सके, इसलिए। तो ये संघर्ष यहाँ से फिर शुरू हुआ। आपकी ज़िंदगी में आप अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताएं कि वो जो स्मृतियाँ थी आपकी ज़िंदगी में, ओमपुरी जी कैसे आए, उनकी जो पहली स्मृति है और जब आपका उनसे प्रेम हुआ, पहले इस पर बात करते हैं, फिर भाइयों पे चर्चा करेंगे। पहली स्मृति पुरी साहब की तो मैंने उनको पहली बार देखा था जब 79 में मैं रंजीत भाई एक प्ले कर रहे थे, उसमें पुरी साहब मेन रोल कर रहे थे और बॉम्बे में कर रहे थे, उस समय बॉम्बे था। और उसके बाद मैं भी पहुंच गई थी, तो रिहर्सल में वो रिहर्सल कर रहे थे और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो एक छड़ी थी उनके हाथ में, ऐसे करके रिहर्सल कर रहे थे। मैं, मेरी भाभी और मेरी भतीजी, वो 1 साल की थी, हम लोग जैसे ही एंटर किए उन्होंने बड़े उसी स्टाइल में, जिस स्टाइल में डायलॉग बोल रहे थे कि ये देखो हुजूर तिशा आ गई हैं, मेरी भाभी का नाम तिशा है घर में उनको, और उनके साथ कोई और भी हैं। तब मुझे वो पहचानते नहीं थे, मिली नहीं थी, वो पहली बार मिली थी मैं। और इस तरह से ये पहली उनकी वो है मेमोरी। जब उनके प्रेम में कैसे आप आई, पहल आपने की या उन्होंने? प्रेम में कैसे आते हैं? प्रेम देखिए, मेरा बहुत ही कन्वेंशनल वैसा तो प्रेम नहीं था कि वो देखते ही हो जाने वाला प्रेम नहीं था, क्योंकि पुरी साहब उसमें कहीं फिट नहीं बैठते थे। एक तो स्किनी थे बिल्कुल, चेहरा भी वो था, एज में भी बहुत बड़े थे, मुझसे 11 साल बड़े थे, और उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमेशा और भी बड़ा एज वाला लगता था। तो वो पहली मुलाकात में प्यार होने वाला वो तो कोई सिस्टम था नहीं, क्योंकि हमारी आंखों में तो जी ना राजेश खन्ना और धर्मेंद्र और ये सब बसते थे, है ना, छोटे होते तो यही लोग होते। तो लेकिन धीरे धीरे पुरी साहब, उनको सभी पुरी साहब बोलते हैं, जो उनसे बड़े हैं, मेरे ब्रदर उनसे 1 साल बड़े, रंजीत भाई, तो भी पुरी साहब बोलते हैं। उनकी कुछ ऐसी डिग्निटी, उन्होंने एक अजीब सा एक ऑरा था पुरी साहब का, कि नसीर उनके दोस्त होते हुए भी पुरी साहब बोलते, तो इंडस्ट्री उनको पुरी साहब ही बोलती थी, तो हम भी पुरी साहब ही बोल रहे थे। जबकि ट्रेडिशन ये था हमारे घर में कि रंजीत भाई, अन्नू भाई के जितने भी दोस्त हैं सबको हम भाई कह के बुलाते थे। अनिल भाई साहब, राज बब्बर जो है, राज भाई साहब, इस तरह से पंकज कपूर, पंकज भाई साहब। तो लेकिन पुरी साहब को हम पुरी साहब ही पुकारे। पुरी साहब बच गए, इसलिए पुरी साहब बच गए। डेस्टिनी कहीं और ले जा रही थी, भाई बोलेंगे तो हमारे यहाँ तो ये है, बोलना ही अपने आप में बड़ी बात है। तो इस तरह से प्रेम हुआ और धीरे धीरे उन्होंने अपनी प्यारी प्यारी हरकतों से दिल में जगह बना ली। आपने ओमपुरी जी की स्मृतियों को भी और उनकी यादों को भी, उनके साथ अपने संबंधों को भी बहुत अलग ढंग से याद किया है। उनमें प्रेम जितना दिखाई पड़ता है, उससे अधिक का कहीं न कहीं एक स्त्री के रूप में आपकी क्षमाशीलता, आपकी संवेदनशीलता, आपकी करुणा अधिक दिखाई पड़ती है।
आप अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि प्रेम का अर्थ सिर्फ बांधना नहीं है, बल्कि समझना ज़्यादा है और कई बार माफ़ कर देना भी है। अ, बहुत ऐसे क्षण आते हैं जब हमारे जैसे जो आम पाठक हैं, जो ओम पुरी जी के अभिनय से बहुत प्रभावित हैं और उनके काम की बड़ी कद्र करते हैं, उनके मन में भी बतौर मनुष्य कहीं न कहीं एक वितृष्णा का भाव होता है कि एक ऐसा इतना बड़ा व्यक्ति ऐसा व्यवहार भी कर सकता है, लेकिन आपके लेखन में वो नहीं झलकता है कहीं भी। इतना बड़ा दिल मैं कहूँगा कैसे ला पाई आप कि एक व्यक्ति जिसने मुझसे प्रेम किया, जो मुझसे उम्र में बड़ा था, जो मुझसे जिसके लिए मैंने अपने को समर्पित कर दिया, वो मुझे छोड़ के जाता है, फिर आता है, शादी कर लेता है, फिर आता है, ये क्या चल रहा है? और फिर भी आपने उनको माफ़ कर दिया। और उसमें जो सबसे बड़ा संदेश है जो आज की युवा पीढ़ी के लिए है कि वो आप सारी बातों के बीच ये कहने की कोशिश करती हैं कि किसी भी लड़की को हर हाल में आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। और जिस ओमपुरी साहब ने जो भी संपत्ति अर्जित की, शोहरत अर्जित की, जब आखिरी जीवन के उनके क्षण हैं, उन पलों को जब आप संजोती हैं, तो आप उन्हें बतौर मनुष्य देखती हैं। वो सारा किरदार, वो सारा कद को भुला देती हैं, अपनी सारी बिटरनेस को भुला देती हैं और उनको स्वीकार करती हैं। जी, निदा साहब ने एक बात कही है कि हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। हम सब लोग जो हैं वो, आप ये नहीं कह सकते जो सीमा कपूर बैठी है बस ये यही है। मेरे हजारों आयाम हैं, हर परिस्थिति में मैं बदल जाती हूँ। इसी तरह हर परिस्थिति में दूसरा भी बदलता है। कई बार क्या होता है, दूसरे के बदलने से जब मैं बदलती हूँ, हो सकता है उससे दूसरे पे असर ना पड़े, इसलिए मुझे बहुत अच्छा समझा जाता है। कई बार दूसरे के बदलने पे जब किसी और को पीड़ा हो जाती है या सामाजिक रूप से या किसी भी रूप से उसको तकलीफ हो जाती है, तो उस व्यक्ति को हम उंगली उठा के कह सकते हैं कि ये गलत किया है इसने। पुरी साहब भी एक इंसान थे। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि व्यक्तित्व और कृतित्व दो डिफरेंट चीजें होती हैं। आप कोई कवि हैं, लेखक हैं, अभिनेता हैं, नेता हैं, कुछ भी हैं, वो आपका एक प्रोफेशन है, वो आपका एक अलग रूप है, लेकिन आपका व्यक्तित्व क्या है, वो अलग रूप है। हम कई बार हर कोई कबीर नहीं हो सकता कि जो लिख रहा है वो वही है, जो दिख रहा है वो वही है, जो बोल रहा है वो वही है। बाकी लोग जो हैं उनके कृतित्व और व्यक्तित्व में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा नहीं, कई बार बहुत अंतर होता है। कोई बहुत अच्छा एक्टर है लेकिन जाती जिंदगी में वो बहुत घटिया इंसान हो सकता है। कोई बहुत अच्छा कवि है, राइटर है, पत्रकार है, वो जाती जिंदगी में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहा है, लोग कहेंगे अरे कितना बढ़िया इंसान है, बड़ी सच्चाई वाली बात कर रहा है, लेकिन जाती जिंदगी में कुछ और हो सकता है, ये मैं मानती हूँ। उसी तरह पुरी साहब का एक रूप है कि वो एक्टर है, बहुत अच्छे अभिनेता हैं। उनको जो किरदार दिया जाता है उसको वो बहुत अच्छी तरह से अपने शरीर से, अपने शक्ल से और अपनी सोच से कि ये किरदार भिखारी का कर रहा हूँ, मर्डरर का कर रहा हूँ, ये किरदार इस तरह से होगा, वो ऑडियंस को कन्विंस कर लेता है। लेकिन उनका दूसरा एक पहलू है जो थोड़े कमज़ोर इंसान का एक पहलू है। वो डिसीजन लेने में उनको तकलीफ होती है। वो मैं सोच सकती हूँ कि बचपन के अभाव कई बार आपको, अगर आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग नहीं हो तो वो अभाव आपको चीज़ों को पकड़ बनाते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे स्त्री हो या कोई भी चीज़ हो। हर चीज़ पाना चाहता है वो बच्चा जा ही नहीं रहा है, वो हर तितली जो जा रही है उसको पाना चाहता है, कंफ्यूज्ड है ना। हर चीज में उसको लगता है कि ये और अच्छी चीज मिल जाएगी, दूसरी स्त्री में कुछ और अच्छा मिल जाएगा। ऐसा होता नहीं है।
तो ये उनकी कमजोरियां रही हैं। अब मैं अपने पे आती हूँ। जब कोई प्रेम करता है, मैं इसका उदाहरण दूंगी, पति के प्रेम से नहीं देती हूँ, प्रेमी के प्रेम से नहीं देती हूँ, मैं बच्चे के प्रेम से देती हूँ। आप बच्चे को प्रेम करते हैं तो उसको खुश देखना चाहते हैं, उसको आप प्रेम करते हैं, उसकी बहुत सारी चीजें आप नजरअंदाज कर देते हैं। वो जब आता है आपसे माफी मांगता है अपनी गलती पे, तो आप उसे माफ कर देते हैं। मुझे लगता है हर रिश्ते में ये होना चाहिए। ऐसा क्या है कि पति नाम आते ही उसको माफी नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अगर आप वही व्यक्ति हैं जो अपने बच्चे के किसी भी गलती पे, बड़ी से बड़ी गलती पे माफ करते हैं, उसको सीने से लगा लेते हैं और प्यार करते हैं, तो पति को क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ इसलिए कि आप ने एक वुमेन लिव का एक वो बना रखा है कि स्त्री शक्ति और स्त्री स्वतंत्र, और ये तो वो परतंत्र नहीं है। अगर वो माफ करती है तो बहुत ज्यादा स्वतंत्र है, मैं तो ये मानती हूँ। आप ये मानते हैं? मैंने, आप सुनिए, मैंने ना पैसे के लिए उनको माफ किया कि मेरी कोई, मैं कमाई रही थी, अभी भी कमा रही हूँ, अच्छा कमाती हूँ, मेरे लिए पर्याप्त है, पर्याप्त से ज्यादा है मैं जो कमाती हूँ। तो ना तो मैंने उनको, मैं खुद भी एनालिसिस करती हूँ कि ना तो मैंने उनसे एक धेला लिया, ना उनकी वजह से मेरा कोई नाम हुआ। ये दो ही चीजें तो आपको किसी रिश्ते में फालतू में अगर जोड़ती है ना, अगर फालतू रिश्ता हो तो ये दो चीजें नहीं थी, तो तीसरी क्या थी? तीसरा बहुत ही आज भी मैं उनको उतना ही मिस करती हूँ, उतना ही प्रेम करती हूँ, उनकी सारी गलतियों के बावजूद। और फिर जयप्रकाश जी, किसी को छोड़ना कोई गलती नहीं होती है। हम दोस्तों में भी कई बार एक दोस्त बदल देते हैं, वो दूसरा ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, फिर याद आता है नहीं नहीं वो जो है। तो टाइम हो गया, कोई बात नहीं, इनका हम तो विलम्ब से आए हैं, तो इनके 2-4 मिनट हम अभी कर सकते हैं। जी जी जी। तो ये है। तो अब मैं पानी नहीं नहीं जी। चूंकि ये लोग तो हमें शुरू करते हैं और शुरू करने के साथ ही समाप्त करने के लिए पर्ची भेजना शुरू करते हैं। हमारी गलती नहीं है, तो हम विलम्ब से, तो हम तो समय से आए थे, लेकिन फिर भी कुछ समय हम अवश्य लेंगे इनकी तमाम पर्चियों के बावजूद। आपने इस सारी बातचीत में दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ ध्यान आकर्षित किया, जिसमें आपका कहना था कि अगर हम बच्चे को माफ कर सकते हैं तो केवल पति शब्द आते ही ये टैबू क्यों होना चाहिए, या ये दबाव क्यों होना चाहिए कि उसे माफ नहीं किया जा सकता। जो इस बातचीत के दौरान जो आपने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कहा, और जो किताब में बार बार झलकता है, जो आपकी माताजी के चरित्र में, आपकी दादी नानी के चरित्र में, जो आपके खुद के व्यक्तित्व में आता है, वो है स्त्री को आर्थिक रूप से सबल होना चाहिए। आपने कहा कि मैं चूंकि उनसे मेरा नाम नहीं था और उनके पैसे पर मेरी दृष्टि नहीं थी, मेरे पास खुद पैसा है, मैं कमा रही हूँ, अच्छे कमा रही हूँ। और आप इसका संदेश बार बार लड़कियों को देती हैं कि वो प्रेम को भी और अपनी आर्थिक सबलता को भी अलग दृष्टि से देखें। शायद आपके पास ये साहस इसलिए आया क्योंकि माताजी आपकी उस तरह की अपब्रिंगिंग कर रही थी। कुछ घटनाएं और हैं, एक आध घटना मैं और उल्लेख करूंगा। आपने इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी, और उससे आपके भाई लोग भी डर गए थे, अन्नू कपूर जी से लेके, और उसके लिए आपको पहले उन्हें लगा डांट भी पड़ेगी। आप खुद भी चिट्ठी लिखने के बाद भूल भी गई थी और फिर डर भी गई थी जब फोन आया। मैं चाहूंगा उसका उल्लेख करें, और एक बार वो डकैत वाला उल्लेख करके दो घटनाएं भाई सुननी पड़ेंगी, उसके बाद हम खत्म करेंगे। जी क्विकली बताती हूँ क्योंकि उनसे डर लग रहा है मुझे, वो जो खड़े हुए हैं। इंदिरा गांधी
का जो किस्सा है, हम लोग बहुत अभाव से गुजर रहे थे और लाइट कटी हुई थी। मैं 9वीं कक्षा में थी या 10वीं में थी, 9वीं में होंगी। तो उस वक्त मुझे, भगवान को मानती नहीं थी, थोड़ा सा लेफ्टिस्ट वो हो गया था। किसको बोले कि हमें सब घर में पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं, इसके बावजूद हमारे पास ना कोई नौकरी है माँ के पास, ना बाबूजी के पास कुछ है। तो समझ नहीं आया मुझे क्या करूं। तो मैंने छत पे जाके ना इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी, और ऐसे ही, और बैरंग पैसे भी नहीं थे लिफाफे पे टिकट लगाने के, उस जमाने में लिफाफे चलते थे, टिकट चलते। वो चिट्ठी लिखी और रोश में क्या क्या लिखा मुझे नहीं मालूम। और चिट्ठी मैंने 2 दिन भगवान के पास, ऐसे अलमारी थी उसके, मम्मी के भगवान थे, उनके तस्वीर के पीछे रख दी। उसके बाद एक दिन जाके पोस्ट बॉक्स में डाल दी। डालने के बाद बुखार आ गया डर के मारे कि अब पुलिस आएगी, हम सबको पकड़ के ले जाएगी। भाई इंदिरा गांधी बहुत बड़ी चीज थी, और वो भी आपातकाल अलग अलग चल रहा था, बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी ये सब। खैर साहब 2-4 दिन बाद बच्चा मन भूल भी गए। उसके बाद मैं दिल्ली आ गई और लखनऊ चली गई। वहां से जब आई तो अन्नू भैया NSD में थे, उन्होंने कहा तूने इंदिरा गांधी को कोई चिट्ठी लिखी? मेरा तो बस ये हुआ कि अब बस मर ही जाऊं यहाँ पे, मैं कुछ हो ही जाए। तो मैंने कहा नहीं, जैसे बोले नहीं, उसकी वजह से मम्मी को नौकरी मिल गई। मतलब मेरे जीवन में एक के बाद एक करिश्मे हुए हैं, और मैं खुद अवाक हूं कि पैदा होने से लेके अब तक हर रोज इतने कुछ करिश्मे होते रहते हैं, इतने क्या बोलना चाहिए, हादसे। मेरे तो जिंदगी का नाम ही हादसा है। कुछ ना कुछ इस तरह से मम्मी को नौकरी मिल गई। और 65 में हम लोग पिकनिक करने गए थे। मम्मी, रंजीत भाई 18 साल के थे, हम तो बहुत छोटे थे, 5-6 साल के थे, और छोटा भाई मेरा, प्रेग्नेंट थी मम्मी। अन्नू भैया और मम्मी के एक राखी बंद भाई थे, वो SP थे शिवपुरी में। पिकनिक पे गए और वहाँ माधव सिंह डाकू ने, मैं डिटेल में नहीं जा रही, जी कोई बात नहीं, हाँ। उनको, कई बच्चों को, वहाँ पे पिकनिक करने बहुत सारे लोग आए हुए थे, पिकनिक स्पॉट था वो भदैया कुंड। वहां से कई बच्चों को उन्होंने 16-17 बच्चों को, और रंजीत भाई को भी वहां से। और वो गरीबी के दिन थे, और इतना बड़ा अमाउंट मांगा था, लाखों में, फिरौती के लिए। और वो समय जो था बहुत ही, माधव सिंह बहुत बड़े डाकू थे, और वो अपहरित करके ले गए थे। उसमें जो किस्सा सीमा जी नहीं बता पा रही समवाया भाव के चलते, वो ये है कि जब रंजीत कपूर जी को लेके गए और लंबे समय तक उनको घूमते रहे, तो 50 दिन रहे, तो माता जी ने एक चिट्ठी लिखी उनको कि मैं पैसे का बंदोबस्त कर रही हूँ, आपके पैसे मिल जाएंगे, और आप मेरे लिए भाई की तरह से हो। एक धागा भेजा था राखी का। और माधव सिंह ने उस दिन के बाद से उनको एक तरह से भांजा ही मान लिया, और आखिरी समय जब सारे बच्चों को छोड़ रहे थे तो उनको कहा कि मैं तुझे इतना पसंद करता हूँ। उनसे गाने वाने भी सुनते थे, रेडियो नाम और रख दिया था। रेडियो नाम रख दिया था, और कहा कि तुम हमारे साथ चलना चाहो तो मैं तुम्हें ले चलूंगा, और पैसे माफ कर देंगे, और पैसे भी माफ कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं मामा जी, जान छोड़ दो, चले जाएं, और चले आए। और बाद में जब माधव सिंह जी खुली जेल में रह रहे थे, अर्जुन सिंह और जयप्रकाश नारायण की माफी के बाद, तो उस समय माता जी से उनकी, आपकी माता जी से मुलाकात हुई। मैं भी गई थी। मैं डर रही थी अंदर जाने में, बाहर रुक गई थी। मैंने कहा मैं अंदर नहीं जाऊंगी डाकुओं के बीच। एक पुलिस वाला नहा रहा था, मैं वहीं पे, वो कुआं था, वहीं रुक गई। तो सीमा जी, बस आखिरी प्रश्न ये है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वह संबंधों को बहुत अलग नजरिए से देखती है, बहुत छोटी सी चीज़ों से टूट जाती है। कोई दोस्त बात करना नहीं है, पहला क्रश जो होता है, या किसी दोस्त से, कोई फ्रेंड, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, पहले तो बिना इस बात का विचार किए कि वो बॉयफ्रेंड है या नहीं, या गर्लफ्रेंड है या नहीं, अगर लड़का दोस्त है बहुत करीबी होता है, और बहुत जल्दी टूटने लगते हैं, और आगे नहीं चल पाते हैं। जीवन क्या
क्या है, इन बच्चों के लिए जीवन क्या है? मैं चाहता हूं कि इस पर आप कुछ उन्हें संदेश दें ताकि युवा पीढ़ी ये समझ पाए कि जीवन केवल किसी एक रिश्ते की हाँ या ना में नहीं टिका है। देखिए क्या है, फास्ट फूड का ज़माना है, हर चीज़ फास्ट फूड में आ जाती है, पिज्ज़ा आ जाता है, बर्गर आ जाता है, फटाफट फटाफट। रिश्ते फास्ट फूड नहीं होते हैं। और आपको अभी लगता है कि इनमें बहुत सारी डिमांड होती है अब हर युवा की, ये हो ये नहीं है, ज़रा से में तो पेशेंस की मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कमी आ गई है आज के दौर में। मैं देखती हूँ फ्लाइट में बैठे, बोर्डेड, लैंड किए, लैंडेड, अरे 2 घंटे में क्या आप फोन, और वो अंदर फोन बंद भी नहीं करते। तो ये जिंदगी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। रिश्तों के साथ, रिश्तों को आपको टाइम देना पड़ता है, तब जाके वो फ्लरिश होते हैं, पल्लवित होते हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है कि बहुत जल्दबाजी ना करें, रिश्ते फास्ट फूड नहीं होते हैं। हाँ, क्या अगर किसी दर्शक को कोई सवाल प्रश्न पूछना है तो 1 या 2 प्रश्न की इजाजत है। इनकी वजह से तो मैं है ना जवाब भी नहीं दे पा रही हूँ, ऐसे उचक इस तरह से डरा के रखा है हम लोगों को। आतंकित किया। माधव सिंह से आतंकित नहीं हुई जितना इनसे हो रही है, ये जिधर से घूम रहे। चलिए ठीक है नमस्ते जी, नमस्ते। दरअसल ये सवाल तो नहीं है, लेकिन मैंने एक्चुअली आपकी आत्मकथा भी नहीं पढ़ी, जस्ट आपका इंटरव्यू देखा था। हल्का हल्का आपका नाम मैंने इंडस्ट्री में पढ़ा था। पीछे की इतनी बड़ी पृष्ठभूमि थी, मुझे उसका मैंने वो इंटरव्यू से पहले पता भी नहीं थी। लेकिन जो कोई आपको कष्ट देता है और कोई आपका सगा होता है बहुत, उसको झेल के भी माफ़ कर पाना बहुत कठिन होता है। वो दृष्टि आपने दी, धन्यवाद। शुक्रिया। अगर मुझसे किसी को इतना भी, जैसे आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है कि कम से कम एक भी अगर मेरी ज़िंदगी से थोड़ा से भी प्रेरणा ले सकेगा तो मेरे लिए यही अपने आप में बहुत बहुत बड़ा अवार्ड। आप उस किताब को अवश्य पढ़ें, आपको बहुत साहस मिलेगा। और आप चिंता मत कीजिए, हर ये समय निकल जाता है। नमस्ते सीमा जी, मैं यूनुस खान हूँ। जी नमस्कार। पिछले हफ्ते हमारी बात हुई थी, मैं जी, विविध भारती में हूँ। जी, जी। ये किताब तो बहुत ज्यादा चर्चित हुई है और अब चारों तरफ इस किताब को लेकर जिस तरह से बातें हैं, इन दिनों आप क्या कर रही हैं? आगे का क्या है? अगली किताब क्या है? मैं पूछने वाला था सवाल। अगली किताब जो है उसका टाइटल है ये नाटक वालियां। क्या बात है। और मैं प्ले कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारे जो पारसी थिएटर के जो कलाकार बचे हुए हैं, कुछ तो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, किसी तरह उनको स्टेज पे ले आऊं। तो ये शायद अप्रैल मई में हो जाए, ईश्वर करे। सीमा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे बातचीत कभी पूरी होती ही नहीं, क्योंकि जो ये यूं गुजरी है, अब तलक की यात्रा जारी ही रहेगी जब तक सांसें हैं जी। तो बहुत बहुत आभार आपका। कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल 66 साल को 60 मिनट्स में नहीं समझ सकते। और आपकी किताब इतनी बड़ी है, मैं जब भी चर्चा करता हूँ बहुत सारे लोगों से मैंने कहा कि हिंदी साहित्य के लेखकों को यह जानना चाहिए कि अपनी कथा को किस तरह से लिखा जा सकता है। और मुझे बड़ा आश्चर्य था कि मैं कम से कम मेरे लिए ये आश्चर्य की बात थी कि कोई रंगमंच और फिल्म की दुनिया से जुड़ा हुआ आदमी शब्दों की दुनिया में इतना प्रभावी हो सकता है और इतनी अच्छी किताब लिख सकता है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक यू। आप खुश हैं? आप खुश हो गए? सिर्फ 10 मिनट लेट विलंब किया है वो हमारा नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि आप लोग पूरा दिन और हम लोग आपको पूरा दिन सुन सके, पर समय हमारे पास इतना नहीं है।